रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई है तो नेटो है, अमेरिका के साथ। और नेटो देश बिल्कुल नहीं चाहते कि ये युद्ध खत्म हो, बल्कि वो चाहते हैं कि रूस पर हम ज़बरदस्त हमला करें, रूस को हम सबक सिखाएं। ये सवाल भी जब हमारी टीम ने पूछा तो पुतिन ने क्या जवाब दिया, पहले ये सुनते हैं, फिर बात उस पर करें। ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए? जब ज़ेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए, सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना। नाकामयाबी ही मिली। По своей ментальности очень действительно похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма это почти одно и то же. Это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям. उनके लिए सबसे ज़रूरी है ये समझना कि शांतिपूर्ण वार्ता से ही हर समस्या का हल मुमकिन है, और यही बात हम उनको साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने नाटो को लेकर भी कितने सादगी से, या फिर आप कह सकते हैं बहुत क्लियर या बहुत स्पेसिफिक जवाब दिया। हमारे साथ शिवकांत जी भी है। शिवकांत जी, नाटो को लेकर हम देखते हैं कि एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने गेंद उनके पाले में फेंक दी है, लेकिन नाटो हमेशा ऐसा क्यों करता है कि वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता? इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा कि वो लिख कर देने को तैयार है कि वो युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नाटो क्या इस युद्ध को खत्म ही नहीं करने देना चाहता? देखिए, नेटो की सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेटो यूक्रेन को पुतिन के भरोसे छोड़ करके पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर नेटो पीछे हटता है तो यूक्रेन पूरा का पूरा रूस के पास चला जाएगा, जो नेटो नहीं चाहता। क्योंकि यूक्रेन चाहे जिस भी वजह से हो, चाहे जितने असहमतियां हों राष्ट्रपति पुतिन की, लेकिन यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है। रूस ने ही उसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है, तो उसको स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय परंपरा भी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी ये ठीक नहीं है कि आप दूसरे राष्ट्र को हड़प जाए। दूसरी बात यह कि एक दुखती रग है राष्ट्रपति पुतिन की। वो अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो रूस काफी इच्छुक था नेटो में शामिल होने का। ये जो बात संदीप जी ने कही कि वो एशिया में आना चाहते हैं और यूरोप से नाता कट गया है, ये भी दुखती रग है, क्योंकि स्लाव देश है, वैसे तो बहुजातीय देश है रूस, लेकिन वहां सत्ता पर स्लावों की प्रमुखता रही है हमेशा, और स्लाव अपने आप को यूरोपीय ही मानते हैं। और ये जो सारा झगड़ा है, ये जो यूक्रेन के जो स्लाव हैं और जो रूसी भाषी स्लाव हैं और जो ऑर्थोडॉक्स स्लाव हैं, उनको दबाया जा रहा था, उनकी वजह से है। तो वो नहीं चाहते कि वो जो है वो दूसरे प्रभाव में आए। तो जब तक स्लाव हैं, जब तक उनका कब्जा है रूसी सत्ता पर, तब तक रूस जो है वो अपने आप को एशियाई देश नहीं बनाएगा। है वो जो है यूरोपियन देश ही, मानसिकता उनकी यूरोपियन है। ये बात अलग है, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो अब उनको दूसरे रास्ते सोचने पड़ रहे हैं, दूसरे विकल्प भी सोचने पड़ रहे हैं, जो भारत के लिए भी अच्छा है और एशिया के लिए भी अच्छा है। पूर्णिमा जी, इस पूरे इंटरव्यू के बाद अगर आप देख पाई हो, अगर नहीं भी देख और सुन पाई आप, तो हम आपको बताएं कि ऐसा एहसास होता है, और संदीप ने भी जिस बात का उल्लेख किया, क्या आप पूर्णिमा जी एक बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आज देख रही हैं? देखिए, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीच में ब्रिक्स के बारे में, और पुतिन जी ने बहुत खूबिया से उसको आंसर किया मेरे हिसाब से।
उन्होंने ये कहा था कि चेंज इज द कांस्टेंट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिज ट्रांसलेशन जो आपने दिखाया। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट कि आप पहले यूएस डॉलर का डोमिनेंस हुआ करता था, उससे पहले यूरो थे, ब्रिटिश करेंसी थे एंड एक्सेट्रा। अभी दे आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन ए सेपरेट करेंसी एंड एक्सेट्रा, बट अभी जो रूपी और रूबल के बारे में क्वेश्चन हो रही थी उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब ऑब्वियसली चेंज इज द कांस्टेंट एंड इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन उसी इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में और एक चीज बताया गया था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रशिया की सोवियत यूनियन की पतन के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि राज्य इतना बड़ा था और घमंड भी बढ़ चुकी थी, तो उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए पतन हुआ। आज के समय में आप अगर कंपेयर करके देखिए, काफी सारे स्टेट ऐसा है जो उसी रास्ते में चल रहे हैं, बेसिकली घमंड, प्राइड, एरोगेंस, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट कम्स डाउन टू। आपने नेटो के बारे में बात किया था, नेटो एक्सपेंशन इज नॉट अ सडन और एक्सीडेंटल। और आपने काफी सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करे, आईएमएफ की बात करे, वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्विफ्ट और डब्ल्यूटीओ की बात कर लीजिए, उसमें डोमिनेंस कौन एग्जर्ट करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। फंड्स कहते कि हम फंड्स ज्यादा देते थे तो हम उसको डोमिनेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, बाकी हम पॉलिसी लिखे हैं, आप लोग फॉलोअर है। और US commands the respect sort of because US funds it. Now it's shifting. This is why it's difficult for American जो literally I'm जी talking about ठीक है our own party as sort of normal common people also. We ठीक are जी the ruler. We are the dominant superpower. That's it. Nothing matters. ठीक है। संदीप और सुमित, बहुत ईमानदारी के साथ पूर्णिमा जी ने ये एक्सेप्ट किया है, माना है। आपकी बारी है, आप सुमित सवाल पूछिए, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, लेकिन किस बेसिस के ऊपर बदल रहा है, शायद ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। संदीप, आप ये बहुत अच्छे से समझाते हैं, समझते भी हैं कि देखिए भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत का जो बदलाव है, वो बिना हथियारों के, बिना उन प्लेटफॉर्म्स के नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजीज के, जो भारत को कहीं और से नहीं, सिर्फ रशिया से मिल सकता है। तो अभी खासतौर पर अभी की स्टेजेस को अगर आप देखें, अभी के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखें, तो रूस कैसे भारत के साथ खासतौर पे आगे बढ़ सकता है इस पूरी विजन के ऊपर? बिल्कुल सुमित, और आज का डेट जो है 4 दिसंबर है, और ये आज नेवी डे भी है, और 50 साल से ज़्यादा 1971 वॉर की जो एनिवर्सरी है वो आज शुरू हुई थी वो जंग। और इस नेवी डे को अंजाम दिया था रशियन मिसाइल्स ने। जो कराची पे जो हमला हुआ था वो P-15 मिसाइल्स और रशियन मिसाइल बोट से हुआ था। और इस जंग में MiG-21 जहाज यूज़ किए गए, PT-76 टैंक्स यूज़ किए, T-55 टैंक्स यूज़ किए गए। और इस बात का ये सबूत है कि जब भी हमें कोई जंग जीतनी हो तो हम रशियन हथियार यूज करते हैं। और हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, अगर ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमारे पास नहीं होते तो शायद कुछ और अंजाम होता ऑपरेशन सिंदूर का। तो ये साफ जाहिर होता है इस बात से कि रशिया हमेशा हमारे साथ रहता है, और ये हमें एक तरह से जो गेम चेंजिंग या वॉर विनिंग इक्विपमेंट है वो हमेशा हमें रशिया से ही मिलता है। और इस बात में, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये बात का जिक्र किया कि कैसे AK-203 हम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। T-90 टैंक्स की बात की उन्होंने, और S-400 मिसाइल सिस्टम्स की भी बात चल रही है। और इस सारे जो रशियन टेक्नोलॉजीज हैं, ये टेक्नोलॉजीज कोई और देश हमें देने को तैयार नहीं है। और जब भी वो देते हैं उसके साथ वो क्या कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिंग्स अटैच्ड के साथ हमें देते हैं। और रशिया का ये है कि एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर है हमारा और रशिया के बीच में। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो रशिया ने हमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके दे दिया है, वही मिसाइल उन्होंने चाइना को नहीं दिया है। और ये प्रेसिडेंट पुतिन की एक रणनीति है। ये मुझे डॉक्टर शिवतानुपुले ने खुद कहा कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन नहीं होते तो शायद हमें ब्रह्मोस मिसाइल्स नहीं मिलते।